हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। स्वागत करता हूं आप सभी का चंद्रा इंस्टीट्यूट के इस प्लेटफॉर्म पे। आप सभी को वेरी गुड इवनिंग, शुभ संध्या, राधे राधे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज एक और बेहतरीन प्रश्नों के श्रृंखला को, जहां पर आपको कुछ नए और टेक्निकल प्रश्न देखने को मिलेंगे जो आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। और आज से हम लोग, मैंने आपको कहा था कि एकदम से एग्जाम ओरिएंटेड सारी चीजें, जिसमें कठिन भी होगा, मॉडरेट भी होगा और सरल प्रश्न भी देखने को मिलेगा। कैसे आप लोग सभी लोग जुड़ जाइए अपने अपने स्तर से, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। राइट, तो आप सभी को वेरी गुड इवनिंग, शुभ संध्या, राधे राधे, राम राम। आइए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर पहले की ओर चले। उससे पहले ये हमारा क्या है कि सुपर टेट का बैच है, नया बैच चल रहा है और ये सीटेट का प्राइमरी जूनियर कॉम्बो सब कुछ चल रहा है, ठीक है ना। चलिए सीधी बात, नो बकवास वाले में पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, ध्यान से देखेंगे। कह रहा है कि सजीवों के वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति के अनुसार पौधों का नामकरण किस भाषा में किया जाता है और इसके दो भाग क्या दर्शाते हैं। चलिए प्रश्न देखिए और बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर पहला आपके स्क्रीन पर है मेरे दोस्तों। वाह भाई, बड़ा ही प्यारा प्रश्न है और उत्तर करें और बताएं सभी लोग इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए, हर हर महादेव बेटा, स्वागत है। तो यहां पर आप देखेंगे सजीवों के वर्गीकरण के द्विनाम पद्धति। देखिए जब भी मैं बात करता हूं यहां द्विनाम, क्या याद रखना, द्विनाम पद्धति। तो जब हम द्विनाम पद्धति की बात करते हैं तो इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था, तो इसके बारे में किसने, कैरोलस लिनियस ने बताया था। किसने, कैरोलस और क्या, लिनियस ने बताया था। और इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे, लैटिन भाषा था। पहला भाग वंश जिसको जेनस कहते हैं और दूसरा भाग उसके जाति के आधार पर इन्होंने डिवाइड किया है। करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दूसरा क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके स्क्रीन पर है, ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप उत्पाद एक रूपांतरित तना है जिसका उपयोग हम भोजन में करते हैं। ऐसे प्रश्न आपको जो है निश्चित रूप से देखने को मिलेंगे। गाजर है या फिर आपको बताना है शकरकंद है, आलू है और मूली है। कह रहा कि एक स्टेम है, एक तना है, तो इसमें से कौन सा एक तना है जिसे हम लोग खाते हैं। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। जब हम बात करते हैं किसकी दोस्तों, तने की, तो आलू जो है यह क्या हो जाता है, एक तना है। आलू के लिए एक क्रांति चलाई गई थी ना, जिसको क्या कहते हैं, जिसे हम लोग गोल क्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं, गोल क्रांति कहते हैं। और भारत में आपको पता है यूपी प्रथम स्थान पर है। यूपी प्रथम स्थान पर है किसमें भैया, तो आलू के उत्पादन में। क्या, आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। राइट, चलिए आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा, उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक मरुस्थलीय सीमा वाले जिले में एशिया का सबसे बड़ा ऊंटों का मेला, बटेश्वर मेला आयोजित किया जाता है। मथुरा में, आगरा में, झांसी में, फिर प्रयागराज में। चलिए बड़ा ही प्यारा प्रश्न। कुछ प्रश्न डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं और कुछ प्रश्न ऐसे टेक्निकली पूछे जाते हैं। राइट, तो आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक, ध्यान से देखो, मरुस्थलीय सीमा, मरुस्थली का मतलब राजस्थान से लगा हुआ, तो राजस्थान से लगा हुआ जिला कौन सा है, मथुरा है, आगरा है। एशिया का सबसे बड़ा ऊंटों का मेला बटेश्वर मेला कहां पे लगता है। तो जब हम लोग बटेश्वर मेला की बात करते हैं दोस्तों तो यहां आगरा में लगता है। आगरा में और क्या लगता है, तो यहीं पर शिव के मंदिर पर कैलाश मेला का आयोजन होता है। यहीं पर आपको याद रखना है राम बारात, यहीं पर क्या होता है, ताज उत्सव। क्या, ताज उत्सव। और इसी आगरा में आपको पता है ना क्या है, सुर सरोवर पक्षी विहार। इंपॉर्टेंट है, सुर सरोवर पक्षी विहार कहां है, तो यही आगरा में है। वहीं पर अगर मैं बात करता हूं, क्या बताइएगा, सबसे जो है एशिया का क्या है, एशिया का सबसे बड़ा ऊंटों का मेला पूछा है ना। वहीं पर अगर आपसे कहता, वहीं पर पूछता अगर कि एशिया का ना क्या दोस्तों, एशिया का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे
बड़ा। अगर पूछता पशु मेला तो ये कहां पर है, तो यह आपका कौन सा मेला है, यह हो जाएगा सोनपुर मेला। कौन सा, सोनपुर मेला बिहार में लगता है। कहां, बिहार में लगता है। किस पे, तो गंगा व गंडक नदी पर लगता है, के संगम पर लगता है बिहार में एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला। राइट, आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, चैत्र रामनवमी मेला उत्तर प्रदेश के किस पवित्र पौराणिक धार्मिक स्थल पर हर वर्ष बड़े पैमाने पर आयोजित किया जाता है। यह क्या आपको बताना, वाराणसी है, चित्रकूट है, जो है अयोध्या है, या फिर मथुरा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का सभी लोग आंसर करें और बताएं इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। बहुत ही प्यारा प्यारा प्रश्न है, बिल्कुल से एग्जाम में आने वाले। आंसर करें सभी लोग और बताइए। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ध्यान से। चैत्र रामनवमी मेला कहां पर लगता है, फटाफट आंसर करें और बताएं इसका सही जवाब। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर ए हो जाएगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि सी हो जाएगा। बिल्कुल से आपको लग रहा होगा कि सर बी भी तो हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी अयोध्या हो जाएगा। अयोध्या में चैत्र रामनवमी का मेला लगाया जाता है। अच्छा, यहां पर आप जाओगे तो यहां पर हमें देखने को क्या मिलता है, रामायण मेला। क्या, यहां पर हमें रामायण मेला देखने को मिलता है। जब मेला की बात होती है तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मेला कहां लगता है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मेला मथुरा में लगता है। एक वर्ष में 86 मेला, ठीक है ना, कितने 86 मेला एक वर्ष में यहां पे लगता है। राइट, आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर कह रहे हैं कि बार बार कमेंट ना करो सर, फॉन्ट को बड़ा कर लीजिए। मेरे पास जादू थोड़ी है, मैं तो एक क्रिश थोड़ी हूं कि मैंने कहा कि फॉन्ट को और बड़ा करो तो ये और बड़ा हो जाएगा। भैया जो टाइप होकर आ गया है वही यहां पर आज पढ़ लीजिए, बार बार आप कमेंट क्यों कर रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में चमड़े की सिलाई, रंगाई और जूते बनाने वाले स्थानीय कारीगरों को हमारा परिवेश खंड के अंतर्गत किस व्यवसाय श्रेणी में रखा जा सकता है। कुटीर और हस्तशिल्प उद्योग, भारी विनिर्माण, प्राथमिक कृषि उद्योग, या फिर सूचना प्रौद्योगिकी जो है सेवा में। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। आंसर करें और बताएं इसका सही जवाब क्या होगा। हाँ, चलिए, तो गांव में जो है सिलाई रंगाई होता है यह किस में आएगा, तो यह आएगा किस में आएगा, यह कुटीर उद्योग और हस्तशिल्प उद्योग में आएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल से सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर। किसी ग्राम पंचायत क्षेत्र में रहने वाले उन सभी वयस्कों की सभा को क्या कहा जाता है जिनका नाम मतदाता सूची में होता है। ग्राम विकास दल कहते हैं, न्याय पंचायत, ग्राम सभा, या फिर नगर पंचायत। ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जो कि बहुत है टेक्निकल होते हैं। ठीक है ना, आसान होते हैं लेकिन टेक्निकल होते हैं। ध्यान से देखेंगे, ग्राम पंचायत की जब जिक्र की बात होती है तो आपको पता है ना, आली बाबा 40 चोर, अर्थात किस अनुच्छेद में, 40 अनुच्छेद में है। अगर भाग पूछेगा तो भाग कौन सा है, भाग 9 है। और संविधान कौन सा है, 73वां संविधान संशोधन 1992 में इसको जोड़ा जाता है भारतीय संविधान में। और सही जवाब क्या हो जाएगा, ग्राम सभा होती है जहां पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोग मतदाता बन जाते हैं और क्या होते हैं, वह मतदान करते हैं। ऐसे सभी क्षेत्र को क्या कहा जाता है, ग्राम सभा कहा जाता है। आइए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7वां। चलिए, जल के अंतःस्रवण इनफिल्ट्रेशन की प्रक्रिया द्वारा वर्षा जल का भूमि के नीचे संचयन क्या कहलाता है और या किस संसाधन को बढ़ावा देता है। सतही अपवाह या सतही जल कहलाता है, भूजल पुनर्भरण और भौजल भौम जल स्तर कहलाता है, वाष्पीकरण या वायुमंडलीय आर्द्रता कहलाता है, संघनन कंडेंसेशन या समुद्री जल स्तर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 7वां आप देखें और आप खुद यहां पर तय करें कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। फटाफट देखेंगे साथियों। यस, जब भी यहां से बारिश होगी, जब भी यहां से बारिश होती है तो दोस्तों जब वर्षा होती है, वर्षा, तो वर्षा का क्या होता है, यहां जमीन के नीचे वाटर लेवल होता है तो हम कहते हैं भूजल का पुनर्भरण, और क्या होता है जिसे हम लोग ग्राउंड वाटर रिचार्ज कहते हैं और भौम जल स्तर कहते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बी फॉर बेस्ट हो जाएगा।
मैं उम्मीद करता हूं कि ये सभी प्रश्न आप पकड़ पा रहे हैं और उत्तर कर पा रहे हैं। जिसमें भी कंफ्यूजन है मेरे साथ जुड़े रहेंगे, ठीक है ना, धीरे धीरे सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। ये रहा, पेयजल में नाइट्रेट की अत्यधिक सांद्रता के कारण शिशुओं में कौन सा घातक रोग हो जाता है जिससे शरीर नीला पड़ता है। अब देखो, ये तो आपने पढ़ा है, लेकिन जब ऐसे ये थोड़ा सा घुमा कर देगा प्रश्न, तब आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे ना। क्या कह रहा है, मीना माता रोग या फिर ब्लू बेबी सिंड्रोम, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मिथोमोग्लोबिनिया कहते हैं, ब्लैक फुट या फिर फ्लोरिसिस। अब ये चारों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चारों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। मिनी माता रोग भैया जब जल में जो है पारा की अधिकता हो जाती है, इसका हालांकि जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ब्लू बेबी सिंड्रोम बच्चों में होता है, जिसे नीला बच्चा रोग भी कहते हैं। ठीक है ना, ध्यान से देखेंगे। ब्लैक फुट किसके कारण होता है, तो यह होता है आर्सेनिक सांखिया। ठीक है, किसके कारण, आर्सेनिक के कारण होता है। और फ्लोरिसिस किसके कारण होता है, तो यह होता है फ्लोरीन के कारण। किसके कारण होता है, यह फ्लोरीन के कारण होता है। राइट, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 9। ध्यान से देखेंगे, कह रहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से बनाई गई सफेद टूटी हुई पट्टियां वाहन चालक को क्या संकेत करती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। मैं आपको दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। जैसे मेरे दोस्तों, जैसे उदाहरण के तौर पर यह सड़क है, यह सड़क है। अब इस सड़क पर आप लोगों ने देखा होगा, इस सड़क पर आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसे इस तरह से पट्टी बनी रहती है ना, ऐसे सड़क पर ये पट्टी बनी रहती है। तो ये प्रश्न ये कह रहा है कि इस सफेद पट्टी जो टूटी हुई है ना, इसका मतलब क्या है। क्या धीमी गति करें और कभी ओवरटेक ना करें, लाइन बदलना है तो ओवरटेक करना सुरक्षित पर अनुमत है, या फिर आपको बताना कि आगे रास्ता पूरी तरह बंद है, या केवल भारी ट्रकों के चलने की लेन है। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर करेंगे। चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये क्या बताता है, ये इस बात का सिंबल है कि यहां से अगर आप जा रहे हैं ट्रक गाड़ी लेकर, तो आप यहां से ओवरटेक करके ऐसे जा सकते हैं। इस तरह से आप ओवरटेक करके जा सकते हैं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अच्छा, जो पूरी तरह से बंद होता है, तो इसमें आप देखेंगे ये वाला क्या हो जाएगा, तो मैं यहां पर आपको दिखा रहा हूं। इसमें ऐसा होता है कि देखो, ये मान लो एक सड़क है, ये मान लो एक सड़क है, ठीक है। चलिए, ये सड़क हो गई उदाहरण तौर पर। तो इसमें क्या होता है बच्चे, इसमें होता यह है कि यहां पर ये सीधी लाइन रहती है, और जब सीधी लाइन रहती है तो ये वाला हो जाता है, इसमें हम ओवरटेक नहीं कर सकते। ऐसा सड़क जहां पर सीधी सफेद पट्टी होती है उसमें ओवरटेक नहीं कर सकते, लेकिन जहां पर यह कटी लाइन रहती है सफेद कलर का, उसमें हम लोग ओवरटेक कर सकते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राइट, आइए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ही रहा, ध्यान से देखिएगा। भारत में रेलवे द्वारा पार्सल और डाक सेवाओं को तीव्र गति से भेजने के लिए शुरू की गई गति शक्ति एक्सप्रेस संबंध किस परिवहन के अंतर्गत आता है। तो यह किसके अंतर्गत आएगा, वायु परिवहन, सड़क परिवहन, रेल परिवहन, या फिर आंतरिक जल परिवहन। क्वेश्चन नंबर 10वें का आंसर करें और बताएं सही जवाब क्या हो जाएगा। स्वागत है लव भाई, स्वागत है, बहुत स्वागत है, धन्यवाद है, बताएं। चलिए, तो ध्यान से देखेंगे, कह रहा कि रेल, अब क्या है, रेलवे द्वारा ये चलाया गया है, तो गति शक्ति एक्सप्रेस का संबंध किससे है, तो याद रखना इसका संबंध रेलवे से है, तो रेल परिवहन हो जाएगा। अच्छा, एक प्रश्न आपसे पूछा है कि भारत में चली, सबको याद है, भारत में चली पहली ट्रेन कौन सी हो जाएगी। तो भारत में चली पहली ट्रेन कब चली थी, 1853 में, मुंबई से थाने के बीच में चली थी। राइट, आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां कह रहा है, संचार के आधुनिक माध्यमों में ऑप्टिकल फाइबर केबल डेटा संकेतकों को तीव्र गति से भेजने के लिए प्रकाश के किस सिद्धांत पर कार्य करती है। प्रकाश का अपवर्तन हो जाएगा, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो जाएगा, या फिर क्या है कि प्रकाश का विवर्तन है, या प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11वें का आंसर करिए फटाफट और बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए आंसर करें, बहुत बढ़िया। तो ध्यान से देखेंगे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा,
संचार के आधुनिक माध्यमों जो ऑप्टिकल फाइबर केबल आजकल बिछाई जाती है वह किस पर काम करती है, तो वह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करती है, जिससे हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करते हैं। और सही जवाब क्या बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न फटाफट आंसर करें और आज संख्या को बढ़ाइए, संख्या को बढ़ाइए, आंसर करें फटाफट और बताइए इसका सही जवाब। दक्षिण भारत की कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहां है, जिसे वह अपनी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। तो दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है, तो यह कहा जाता है क्या, कावेरी को। वहीं पर अगर आपसे पूछता दक्षिण गंगा या जो है बूढ़ी गंगा, तो गोदावरी आप कह देते। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ब्रह्मगिरी पहाड़ियां जो कहां पर कुर्ग कर्नाटक में पड़ती है, ठीक है ना। और इसे यहां दक्षिण भारत की कावेरी नदी जो है, कावेरी नदी को और किस नाम से जानते हैं दोस्तों, तो याद रखना कावेरी नदी को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे सदा नीरा भी कहा जाता है, सदा नीरा कह दीजिए, या फिर इसे सदाबहार नदी कहते हैं। क्या, सदाबहार नदी कहते हैं। और इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। उन सहायक नदियों में आप देखेंगे जैसे भवानी हो जाएगी, ठीक है ना, और क्या काबनी हो जाएगी, और क्या भैया यहां पर हेमावती हो जाएगी। भवानी, काबनी, हेमावती ये सारी चीजें हो जाएंगी। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। अरावली पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है, जो विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वत में से एक है। इन विच इंडियन स्टेट इज अ गुरु शिखर द हाईएस्ट पीक ऑफ द अरावली माउंटेन रेंज, विच इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन रेंज इन वर्ल्ड, लोकेटेड मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या फिर हरियाणा। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो ध्यान से देखेंगे, यस ध्यान से देखेंगे, इसका सही जवाब क्या, राजस्थान हो जाएगा। अगर मैं अरावली की बात करूं, ये सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। उसके अलावा इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है अवशिष्ट पर्वत। क्या, रेजिडुअल माउंटेन का उदाहरण है, अवशिष्ट पर्वत कहा जाता है। अब बात करते हैं ये दोस्तों जो गुरु शिखर है ना, ये जो गुरु शिखर है इसकी कहानी। तो अब ध्यान से देखेंगे, गुरु शिखर की जो ऊंचाई है वो 17-22 मीटर हो जाती है। और अगर मैं गुरु शिखर की कहानी और आपको बताऊं ये है कहां पर, तो ये राजस्थान में, क्या राजस्थान में एक पड़ता है, क्या बताइएगा, माउंट आबू एक जगह है। तो माउंट आबू के समीप है, माउंट आबू के पास पड़ता है। और माउंट आबू कहां है, तो याद रखना वहीं राजस्थान में क्या है, वहीं राजस्थान में कहां है, तो जैन दिलवाड़ा मंदिर आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। जैन दिलवाड़ा मंदिर का संबंध किससे है, जैन मंदिर है यहां, और है कहां, राजस्थान में है। किसके पास है, माउंट आबू। माउंट आबू से एक प्रश्न और बनता है, तो इस माउंट आबू को क्या कहा जाता है, इसे हम लोग कहते हैं भैया राजस्थान का शिमला कहते हैं। ये राजस्थान का एक ठंडे स्थानों में से एक है। माउंट आबू को राजस्थान का शिमला कहा जाता है, राइट। आइए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 14 रहा। मेरे दोस्तों कह रहा कि भारत के किस द्वीप समूह में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जहां पर वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। इन विच आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट फाउंड इन अबंडेंस वेयर एनुअल रेनफॉल एक्सीड्स 200 सेंटीमीटर। क्या लक्षद्वीप समूह हो जाएगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा, दीव द्वीप हो जाएगा, या फिर माजुली नदी द्वीप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर करें। ये नॉर्मल प्लस नहीं है, बहुत ही हाई प्रेडिक्टेबल है आपके परीक्षा के लिए। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। साथियों द्वीप से एक प्रश्न निश्चित रूप से आता है, जितने भी द्वीप हैं तो सभी द्वीप को आपने याद रखना है। तो ध्यान से देखेंगे, कह रहा कि सदाबहार उष्णकटिबंधीय वन किस द्वीप पर पाया जाता है, जहां पर 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होती है। देखिए एवरग्रीन फॉरेस्ट सदाबहार वन तो पाया यहां भी जाता है, कहां, लक्षद्वीप में। लेकिन इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वह अंडमान निकोबार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंडमान निकोबार हो जाएगा। वो अलग बात है कि अभी हाल ही में यहां पर बहुत बड़े स्तर पर क्या है कि जंगल को काटा गया है निकोबार में बेसिकली, ठीक है। तो अंडमान निकोबार, अच्छा अंडमान निकोबार आप जानते हैं इसकी सबसे ऊंची चोटी, यहां पर पूछता है कई बारी, सबसे अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, याद रखना
तो यह कौन सी हो जाएगी, यह हो जाएगी दोस्तों सैंडल पीक हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी भैया, तो सैंडल पीक हो जाएगी। माजुली नदी द्वीप कहां बनता है, याद रखें ब्रह्मपुत्र नदी पर बनता है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। लक्षद्वीप की बात करें तो यहां पर लिख लो क्या, सबसे छोटा पूछा गया है परीक्षा में, सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य। तो सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य कौन है, तो यह लक्षद्वीप हो जाता है। राइट, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर रहा, व्यापार और जहाजरानी के दृष्टिकोण से अंग्रेजी के इस अक्षर वाले आकार विश्व का सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है, और आपके परीक्षा में क्या महासागर है। महासागर और महाद्वीप का सामान्य परिचय है, जिसमें कुछ ऐसे प्रश्न पूछा जाता है। तो ध्यान से देखें, पैसिफिक ओशियन प्रशांत महासागर है, अटलांटिक महासागर है, हिंद महासागर है और आर्कटिक महासागर है। आंसर करें और बताएं इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। From the perspective of a trained and shipping vessel, the word biggest ocean shaped like the English letter S, तो कौन सा हो जाएगा, वह हो जाएगा अटलांटिक, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अंध महासागर भी कहते हैं। ठीक है ना। इसी में क्या है भैया, इसी में क्या सारगैसो सागर इसी में है, सारगैसो सागर इसी में है। और ये क्या होता है, यह दूसरा सबसे बड़ा है। क्या, दूसरा सबसे बड़ा कहा जाता है। इसे एक नाम से और जानते हैं मेरे दोस्तों, इसे कहा जाता है क्या बताइएगा, सागरों का सागर। क्या कहते हैं, सागरों का सागर कहते हैं। प्रशांत महासागर, यू नो ऑल गाइस की यह सबसे बड़ा है, और सबसे बड़ा के साथ साथ सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। इसका आपको पता है आकार कैसा, तो इसका आकार त्रिभुजाकार होता है। कैसा आकार होता है, त्रिभुजाकार। हिंद महासागर यह तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, और इसके आकार की बात करें तो इसका आकार एम जैसा होता है अंग्रेजी के, या फिर एक ले लेंगे तो वी जैसा हो जाएगा। इसका आकार एम जैसे होता है या वी जैसे होता है। राइट, आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस मैदानी प्रवेश द्वारा जिले से राज्य की सीमा में दाखिल होती है और अपनी लंबी यात्रा शुरू करती है। सहारनपुर, बिजनौर, प्रयागराज या फिर बलिया। उत्तर करें और बताएं इसका जो सही जवाब है वह क्या हो जाएगा। फटाफट आंसर करें। चलिए आंसर करें तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा क्या, बिजनौर जिला हो जाएगा। अगर हम लोग उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की बात करें तो यहां माना जाता है कि लगभग 1180 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में यह प्रवाहित होती है। और उत्तर प्रदेश में जो गंगा नदी है, गंगा की जो सबसे बड़ी सहायक नदी, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी बोलो ना, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी हो जाएगी, तो वह हो जाएगी यमुना। जो भैया कहां पर, यमुना गंगा से प्रयागराज में मिलती है। और यही जो हमारी प्यारी गंगा है, ये हमारी प्यारी गंगा है, ये गंगा बलिया से क्या होता है, यूपी से बाहर जाती है, यूपी से बाहर निकल कर जाती है। सहारनपुर में एक मेला लगता है, कौन सा बताइएगा, सहारनपुर में एक मेला लगता है, बहुत महत्वपूर्ण है, कौन सा उसका, शाकंभरी। क्या याद रखना, शाकंभरी मेला। तो शाकंभरी मेला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये कहां लगता है, तो सहारनपुर में लगता है। राइट, आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, कह रहा है उत्तर प्रदेश का दक्षिणी पठारी भाग बुंदेलखंड का पठार मुख्य रूप से किन प्राचीन चट्टानों के विखंडन से निर्मित है। क्या टर्सरी काल की परतदार चट्टानें हैं, प्री कैम्ब्रियन काल की ग्रेनाइट और नीस चट्टानें हैं, क्वार्टरनी काल की जलोढ़ है, दक्कन ट्रैप की नवीन बेसाल्ट चट्टानें हैं। क्वेश्चन नंबर 17वें का आंसर करेंगे ना जी, और बताएं इसका जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा। चलिए, तो इसका अगर हम लोग देखें हाँ बिल्कुल से, इसका अगर हम लोग देखें सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या दोस्तों, आंसर करें तो प्री कैम्ब्रियन काल की ग्रेनाइट और नीस चट्टान से बनी हुई है। कौन सा, ये जो बुंदेलखंड का पठार है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल से सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, उत्तर प्रदेश के किस एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान से होकर सुहेली और शारदा जैसी नदियां बहती हैं जो दलदली हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी या फिर कतरनिया घाट। आंसर करें, बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, और बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा।
आंसर करें। सभी लोग ध्यान से देखेंगे। चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश में कहां है? तो चंद्रप्रभा भैया, चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश में कहां पर? तो चंदौली में पड़ता है। दुधवा नेशनल पार्क इसका बिल्कुल से सही जवाब हो जाएगा। कहां है ये? तो यह आपको पता है ना, कहां? खीरी लखीमपुर में हो जाता है। कहां? खीरी लखीमपुर में हो जाता है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क है राजाजी नेशनल पार्क। कहां है? तो यह उत्तराखंड में हो जाता है। कहां? उत्तराखंड में। वहीं अगर हम लोग बात करें, कतरनिया घाट एक राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, बल्कि कतरनिया घाट वन्य जीव विहार है, वन्य जीव अभ्यारण्य है। और कतरनिया घाट कहां पड़ता है? तो यह है बहराइच में। इंपॉर्टेंट है, कहां पर? यह बहराइच में पड़ता है। तो ये चारों आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में स्थित रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य के हाल ही में देश और राज्य के किस विशेष दर्जे के रूप में अधिसूचित किया गया है? उत्तर प्रदेश का पहला पक्षी विहार है, उत्तर प्रदेश का चौथा और भारत का 53वां टाइगर रिजर्व है, भारत का पहला समुद्री अभ्यारण्य है, या फिर यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है? आंसर करें और बताएं इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। फटाफट बताइए। यस, और इसका ध्यान से देखेंगे क्या हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के रानीपुर जो है ना, ये उत्तर प्रदेश का चौथा और भारत का 53वां क्या है कि जो है टाइगर रिजर्व माना जाता है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आंसर करें। अब यहां पर देखो दो प्रश्न और तैयार कर लो। अगर पूछता है उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो वह कौन सा हो जाएगा? वही हो जाएगा आपका कौन सा? दुधवा। क्या? दुधवा राष्ट्रीय जो है पार्क हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम लोग देखेंगे, भारत का पहला दोस्तों, क्या? भारत का पहला टाइगर रिजर्व इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा हो जाएगा? तो यह हो जाएगा ना जिम कॉर्बेट, जो उत्तराखंड में है। कौन सा? जिम कॉर्बेट हो जाएगा। राइट। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है किसी पारी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा कैसा होता है? एक स्तर से दूसरे स्तर में कितनी प्रतिशत ऊर्जा का स्थानांतरित होती है? बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए सभी लोग खटाखट आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया। हाँ, भारत का 53वां बिल्कुल से। यहां पर आप देखिए बहुदिशी होता है, एक दिशी होता है हमेशा ये, और 10% ही ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। क्या होता है? सर रिवर वाले क्वेश्चन पढ़ा दीजिए। अच्छा, रिवर वाले क्वेश्चन पढ़ा देंगे, डोंट वरी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ही रहा। खाद्य श्रृंखलाओं के अंतः संबंधित और जटिल जाल को क्या कहा जाता है? जो पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता को बनाए रखता है उसे खाद्य पिरामिड कहते हैं, पोषण स्तर कहते हैं, खाद्य जाल कहते हैं, जैव संचयन कहते हैं। व्हाट इज द इंटरकनेक्टेड एंड कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ अ फूड चेन लाइक कार्ड दैट मेंटेन्स द स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम? क्या कहा जाता है? अब बताओ, जो बहुत ज्यादा केवल बीबी के चक्कर में थे, अब बताइए चक्कर आ जाएगा ना। देखिए खाद्य पिरामिड क्या होता है? एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर जाना, इस तरह से। फिर पोषण स्तर अलग अलग होता है, 1 2 3 4 करके। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? खाद्य जाल। खाद्य जाल में भी ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? तो यहां पर आप लिखें कि खाद्य जाल हो, खाद्य श्रृंखला हो, इकोसिस्टम हो। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा कैसा होता है? तो हमेशा याद रखना दोस्तों, एक दिशीय होता है। कैसा होता है ऊर्जा का प्रवाह? एक दिशीय होता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ही रहा। जैव विविधता का अंतरराष्ट्रीय कार्यालय बायोडायवर्सिटी इंटरनेशनल कहां है, जो पौधों के आनुवंशिक संसाधनों संरक्षण पर कार्य करता है? रोम इटली में है, जिनेवा स्विट्जरलैंड, नैरोबी केनिया में है, नई दिल्ली भारत में है? बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर करें। चलिए
ध्यान से देखेंगे इसका सही जवाब तो कह रहा है, देखिए जिनेवा स्विट्जरलैंड आप जाएंगे तो आपको मौसम विज्ञान को मिलेगा, ठीक है ना वहां पे। हाँ 22वें का कह रहे हैं कि सर सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। नैरोबी केनिया जो बता रहे हैं ना, यहां पर किसका हेडक्वार्टर है, यूएनईपी का है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम का है यहां पर। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो रोम और इटली हो जाएगा। क्या रोम इटली हो जाएगा। जैव विविधता का अंतरराष्ट्रीय कार्यालय कहां पर, यहां। जैव विविधता शब्द आया है तो इसके बारे में किसने, तो डब्ल्यू.जी. रोजन ने बताया था भैया। कौन, डब्ल्यू.जी. रोजन ने 1985 में इसके बारे में बताया था जैव विविधता। जैव विविधता से एक प्रश्न निश्चित रूप से आता है तो उसे आप लोग बिल्कुल देखेंगे, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, समताप मंडल में पाई जाने वाली ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी क्लोरीन परमाणु का स्रोत कौन सा रसायन है, आपको बताना है। यहां पर विच केमिकल इज द सोर्स ऑफ द क्लोरीन एटम primarily responsible for the depletion of ozone layer found in the stratosphere। क्या ये कार्बन CO2 हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। अब ये तो सबको आ सकता है, ठीक है ना, ये सबको आ रहा है प्रश्न। और जब आप ये वाला प्रश्न देखेंगे तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, CFC हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका प्रयोग कहां पर होता है, तो इसका प्रयोग एसी में होता है। फ्रिज जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रेफ्रिजरेटर कहते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा क्या, जो भी आप स्प्रे का प्रयोग करते हैं, जो भी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, किसका फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, उसमें जो है इसका यूज किया जाता है, ठीक है ना। चलिए अगर देखा जाए ओजोन परत की मापन किसमें किया जाता है, तो सबको पता है किसमें किया जाएगा, डाबसन यूनिट में किया जाएगा, डाबसन इकाई में किया जाता है। और ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 16 सितंबर, सबको पता है। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न ध्यान से देखेंगे। ग्लोबल वार्मिंग एक प्रश्न निश्चित रूप से यहां से बनता है, देखिए, ठीक है। अब मैं चाहूंगा, लगभग मुझे पढ़ाते हुए 40 मिनट हो गए हैं, तो अब मैं चाहूंगा कि एक बार सभी लोग सेशन को फटाफट लाइक करें। सर जी जीआईसी की क्लास नहीं चलती है, चलती है, वो हमारा जो दूसरा चैनल है टीजीटी पीजीटी वहां पे चलती है, ठीक है ना। अब एक बार सभी लोग सेशन को लाइक करें यहां तक। जिन लोगों ने नहीं किया है सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं ना। आइए, ये है वैश्विक तापन ग्लोबल वार्मिंग के लिए प्रमुख ग्रीन हाउस गैसों में से किस गैस की ग्लोबल वार्मिंग क्षमता सबसे अधिक होती है, भले ही इसकी मात्रा कम हो। अच्छा मैंने प्रश्न दे दिया था इसलिए आप लोगों ने लाइक नहीं किया, कोई बात नहीं, अभी बताता हूं। कार्बन डाइऑक्साइड इसका सही जवाब हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा, या फिर सल्फर हेक्साफ्लोराइड फ्लोराइड हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। तो यहां पर अगर हम लोग देखें इसका सबसे सटीक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या, ए हो जाएगा। क्या ए हो जाएगा ये। और वहीं पर अगर पूछता कौन सी क्षमता सबसे ज्यादा होती है ना, और वहीं पर योगदान अगर पूछ ली किसका योगदान ज्यादा रहता है, तो इसमें योगदान ज्यादा किसका रहता है, वाटर वेपर। वाटर वेपर जिसे क्या कहा जाता है, जिसे कहा जाता है भैया जल वाष्प कहा जाता है। क्या कहते हैं, जल वाष्प कहा जाता है। चलिए ये तो अच्छी बात नहीं है, आप लोग अगर 1000 नहीं पहुंचा पा रहे हैं तो ये तो अच्छी बात है नहीं, ठीक है ना, तो आपके लिए अच्छी बात है और ना मेरे लिए अच्छी बात है, ठीक है। आइए, इतने बेहतरीन और नए नए प्रश्न आपको मिल रहे हैं जो कि डीप कॉन्सेप्ट वाले हैं, एक से कई प्रश्न आप तैयार हो सकता है। बताइए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी का मुख्यालय कहां है, जिसकी स्थापना 5 जून 1972 को स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद हुआ था। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ अ यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम लोकेटेड व्हिच वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन जून 15, 1972 फॉलोइंग द स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। क्या इसका आपको बताना है कहां पर हो जाएगा। जब भी हम लोग बात करते हैं यूएनईपी, तो यूएनईपी आपको पता है ना दोस्तों, ये 2 पुरस्कार देती है, एक ही पुरस्कार देती है, कौन सा, जिसका नाम क्या था पहले, जिसका पहले नाम था क्या, ग्लोबल 500। तो ग्लोबल 500 का ये पुरस्कार प्राइज देती थी, अभी इसका चेंज करके क्या बोल दिया गया है, अब इसको कहा जाता है चैंपियन ऑफ द अर्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया, तो चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार कहा जाता है। नैरोबी केनिया, ऑप्शन नंबर ये गया, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न ये है, पश्चिमी घाट के वनों को काटने से बचाने के लिए कर्नाटक पांडुरंग हेगड़े के नेतृत्व में चलाया गया जो एपिको आंदोलन था, जैसा दक्षिण भारत
चिपको आंदोलन जैसा दक्षिण भारतीय आंदोलन कौन था, बताइए। विच साउथ इंडियन मूवमेंट सिमिलर द चिपको आंदोलन मूवमेंट वाज द लीड बाय पांडुरंग हेगड़े इन कर्नाटका टू सेव द फॉरेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन। है साइलेंट वैली आंदोलन है, एपिको आंदोलन है, नर्मदा बचाओ आंदोलन है, नवधान्य आंदोलन है। फटाफट आंसर करें और बताएं इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। जब भी हम लोग ये देखते हैं ना दोस्तों, क्या साइलेंट वैली आंदोलन तो 1980 में हुआ था, ठीक है। एपिको आंदोलन कब हो जाएगा तो 1983 हो जाएगा। नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985, नवधान्य आंदोलन 1982 हो जाएगा। और इसका जो सही जवाब होगा फटाफट बताइए क्या हो जाएगा, आंसर करें। यस, इसका सही आंसर क्या, एपिको आंदोलन हो जाएगा, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, जिसको कहा जाता है, जिसको दक्षिण भारत, यहां पर लिखा भी है दक्षिण भारत का क्या चिपको आंदोलन इसको कहते हैं, ठीक है ना। दक्षिण भारत का चिपको आंदोलन हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 27। भारतीय संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के वर्तमान स्वरूप को आधिकारिक रूप से मान्यता कब मिली थी। व्हेन वाज द करंट फॉर्म द इंडियन नेशनल फ्लैग द तिरंगा ऑफिशियली एडॉप्टेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को, 22 जुलाई 1947 को, या फिर 26 नवंबर 1949 को। आंसर करें और बताएं इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए, वेरी गुड। तो जो हमारा भारतीय तिरंगा है उसे संविधान हमारे द्वारा कब स्वीकारा गया था, तो इसे स्वीकारा कब गया था दोस्तों, तो इसे 22 जुलाई 1947 को स्वीकारा जाता है। इसीलिए आप जानते हैं 22 जुलाई को ही झंडा दिवस भी मनाया जाता है। तो सही जवाब क्या, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अच्छा 26 नवंबर 1949 को इस दिन क्या किया गया, इस दिन संविधान को क्या किया गया, स्वीकारा गया। तो संविधान को स्वीकारा गया, इसलिए 26 नवंबर को हम लोग क्या संविधान दिवस मनाते हैं। अच्छा, इस दिन क्या हुआ गया, इस दिन संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया है, पूर्ण रूप से लागू किया गया था, राइट। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 28। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्याय की बात नहीं की गई है। Which of the following types of justice is not mentioned under justice in the preamble of the Indian Constitution? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय और धार्मिक न्याय। हमारा जो संविधान है, संविधान का हमारा जो प्रियम्बल है जिसे हम लोग प्रस्तावना कहते हैं, उसमें कुछ प्रकार के न्याय दिया गया है। कितने प्रकार के न्याय की बात कही गई है, तो उसमें 3 प्रकार के न्याय की बात कही गई है। जिसमें से नहीं है वो धार्मिक न्याय नहीं हो जाएगा, बाकी हमें सामाजिक न्याय है, ठीक है ना, वो हमें चाहिए, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय ये हमें चाहिए, राइट। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, बताइए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाया गया है। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड अ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर अ चाइल्ड एज्ड 6 to 14 ईयर्स बीन मेड अ फंडामेंटल राइट्स। और मैं कहूंगा आज के ये वाला प्रश्न ना, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा देना, किसके लिए, यूपी टेट जो होने जा रहा है, यूपी टेट के लिए। अनुच्छेद 21 है, अनुच्छेद 21A है, अनुच्छेद 45 है, अनुच्छेद 51A है। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग देखें 29, तो इसका जो सही जवाब होगा वह हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 21A, ठीक है ना। अनुच्छेद 21A में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का उसे मौलिक अधिकार दे दिया गया है। बाकी आप जानते हैं इसमें क्या है, इसमें जीवन जीने का अधिकार है, ठीक है ना, जीवन जीने का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, राइट टू प्राइवेसी का अधिकार किसमें है, इसी में है, ठीक है ना। स्वच्छ पर्यावरण और वातावरण पाने का अधिकार किसमें है, वो भी इसी में है, अनुच्छेद 21 में।
भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित राज्य के नीति निदेशक तत्व को किस देश के संविधान से प्रेरित होकर शामिल किया गया है? सोवियत संघ, रूस, अमेरिका, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। और ये तो बहुत आसान प्रश्न है, आप बिल्कुल से इसे खटाखट तरीके से कर लेंगे। हाँ, सोवियत संघ, रूस, यहां से फंडामेंटल ड्यूटीज लिया गया है। क्या लिया गया है? मौलिक कर्तव्य को लिया गया है मेरे दोस्तों। अमेरिका से क्या लिया गया है? तो यहां से लिया गया है, क्या बताइएगा? मौलिक अधिकार लिया गया है, मौलिक अधिकार लिया गया है। सही जवाब क्या? आयरलैंड। जिसको नहीं पता है तो ध्यान से देखोगे, मैंने कहा जिसको नहीं पता है जीवन में कभी भूल नहीं पाओगे। मैंने कहा नीति निर्देशक तत्व, तो निर्देश याद रखना, निर्देश आया कहां? निर्देश आया, तो निर्देश से हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व, और आया से हो जाएगा क्या? आया, आया से हो जाएगा आयरलैंड। आपके दिमाग में छप चुका है, सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा की जाती है? अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द गवर्नर ऑफ अ स्टेट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? क्या 75 हो जाएगा, 155, 164, 356? आंसर करें क्वेश्चन नंबर 31 का सही जवाब क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, बताइए। फटाफट आंसर करें और बताएं इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो ध्यान से देखेंगे, कह रहा कि राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। हर राज्य का राज्यपाल होता है। राज्यपाल एक साथ 2 राज्य का राज्यपाल भी हो सकता है। अब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 155 हो जाएगा। कौन सा? अनुच्छेद 155 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ही रहा, फिर से देखिएगा। उत्तर प्रदेश के विधान परिषद जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में है, कुल सदस्यों की संख्या कितनी है जो भारत के किसी भी राज्य में सबसे ज्यादा है? उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है। क्या 403 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना? 403 हो जाएगा, या फिर 80 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, या फिर 31 हो जाएगा? फटाफट बताएं। यस, हमारे उत्तर प्रदेश में टोटल राज्यसभा की सीट कितनी है? सर एक दिन आर्टिकल भी पढ़ा दीजिए, बिल्कुल से पढ़ा दिया जाएगा। तो कितनी हो जाएगी? वह 100 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी भैया? 100 हो जाएगी। और यहां पर अगर देखा जाए विधानसभा, तो विधानसभा की कितनी हो जाएगी? 403 हो जाती है। विधान परिषद की 100 हो जाती है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ही रहा, भारत के राष्ट्रपति पर संविधान के अतिक्रमण के आधार पर महाभियोग इम्पीचमेंट चलाने की प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 52 है, 61 है, 62 है, 123 है। अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उत्तर करें क्वेश्चन नंबर 33 का सही जवाब क्या हो जाएगा? फटाफट बताइए, आंसर करें। आंसर करें, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार। कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? अनुच्छेद 61 हो जाएगा, जिसके आधार पर राष्ट्रपति पर इंपीचमेंट चलाया जा सकता है, इंपीचमेंट लाया जा सकता है। और भारतीय संविधान में इंपीचमेंट की प्रक्रिया कहां से लिया गया है? तो इसे भी यूएसए से लिया गया है। किसी भी राष्ट्रपति पर, भारत के किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। यह प्रक्रिया कहां से? तो यहां अमेरिका, यूएसए से लाया गया है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। भारतीय संसद के निचले सदन लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करने वाले लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? जब भी हम लोग लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा का जो जिक्र होता है ना साथियों, वह अनुच्छेद किसमें हो जाता है? 81 में। आर्टिकल 81 में है। लोकसभा को हम लोग क्या कहते हैं? इसे निम्न सदन कहते हैं। क्या भैया? निम्न सदन कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं? इसे अस्थायी सदन भी कहा जाता है, और इसे जनता का सदन भी कहा जाता है। क्या? जनता का सदन कहा जाता है। अब आपको बताना है उसका जो चुनाव होता है वह किसके द्वारा होता है? फटाफट आंसर करें और बताएं इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? लोकसभा के जितने भी, लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्यों के द्वारा अपने बीच से उन्हीं में से एक लोकसभा अध्यक्ष का उम्मीदवार बनाया जाता है और उन्हीं में से चुना जाता है। ठीक है,
35 कह रहा है भारतीय न्यायपालिका के शीर्ष पर स्थित सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति अधिकतम आयु की सीमा कितनी होती है। माने सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहब होते हैं वह कितने वर्ष में रिटायर होते हैं। एक्चुअल में 62 वर्ष, 60 वर्ष, 65 वर्ष, 70 वर्ष। आंसर करें क्वेश्चन नंबर 35। सभी लोग फटाफट सेशन को लाइक करते रहेंगे भैया और बताएंगे ना इसका जो सही जवाब है वह क्या हो जाएगा। वेरी गुड। इसका सही जवाब सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनका जो रिटायरमेंट का एज होता है वह 65 वर्ष होता है। क्या होता है? 65 वर्ष होता है। भारत में पहला सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना हुई वह कहां पर हुई थी? तो वह कलकत्ता में हुई थी। कब हुई थी? किस एक्ट के आधार पर हुई थी? कमेंट करके आपको बताना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से कौन सा जीव प्राथमिक और द्वितीयक दोनों उपभोक्ता की श्रेणी में आ सकता है जो सर्वाहारी प्रकृति का है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंज्यूमर एज वेल एज ओमनिवरस इन नेचर? बकरी है, शेर है, मनुष्य है, खरगोश। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों आंसर करें और बताएं। प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में आता है और सबसे बड़ी बात वो कुछ भी खाता है। और वो कुछ भी खाता है माने कि वो शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है। शाकाहार भी उसमें है और मांसाहार भी उसमें है। जो भी मिल जाए हर आहार उसमें है और उसका नाम क्या है? मनुष्य। मनुष्य जो धरती का सबसे घातक प्राणी है। भले ही उसकी कितनी भी अच्छी वाणी है लेकिन मनुष्य इस पृथ्वी का सबसे घातक प्राणी है। नहीं, जो पृथ्वी पर अकेले रहना चाहता है उसके लिए वो कुछ भी सहना चाहता है। आइए आगे चलते हैं। आपको बताना है क्या उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगने वाले नौचंदी मेले में हिंदू मुस्लिम एकता की अनूठी झलक दिखती है जहां मंदिर और मजार पास पास स्थित है। बताइए इसका जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा दोस्तों। क्या आपको बताना है? वहां पे मेरठ, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़ और बहराइच। फटाफट आंसर करें। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका जो सही जवाब है वो मेरठ हो जाएगा। मेरठ में जो है नौचंदी मेला लगता है और जो नौचंदी मेला लगता है बेसिकली यहां पर हिंदू और मुसलमान की एकता को दिखाया जाता है। ठीक है ना। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा क्वेश्चन नंबर 38। क्या कह रहा है? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है जो 73वें संविधान संशोधन 1992 में लागू किया गया था? आप अगर यूपी टेट की परीक्षा देने जा रहे हैं तो आप इसको वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख लीजिएगा। टेट की परीक्षा में कौन सा पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को, 24 अप्रैल को, 26 जनवरी को, 15 मार्च को। फटाफट आंसर करें और बताएं इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए यस बहुत बढ़िया। तो पंचायती राज दिवस हम लोग हमेशा कब मनाते हैं? तो हम लोग मनाते हैं 24 अप्रैल। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है जिसे 73वें संविधान संशोधन 1992 के आधार पर संविधान का भाग कहा गया या संविधान में उसे जोड़ा गया। राइट। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर ये रहा। जल चक्र वाटर साइकिल की उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें पौधों की पत्तियों से जलवाष्प बनकर वायुमंडल में मुक्त हो जाता है? What is the process in the water cycle called wherein water is released into the atmosphere as a water vapor from the leaves of the plants? वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, संघनन, अवक्षेपण। बताइए। क्या कहते हैं? कहने का मतलब यह है दोस्तों कि अगर ये कोई पेड़ है और यहां से एक पत्ती निकल गई ये और कह रहा है कि यहां से ये ऐसे चला गया तो इसको हम कहते क्या है? तो इसको वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा। और वाटर साइकिल में जल चक्र में कौन है? वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन और क्या है ये? याद रखना दोस्तों ये चारों इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये चारों जल चक्र हैं।
ये चारों जल चक्र के भाग हैं, ये चारों जल चक्र के भाग हैं। प्रेसिपिटेशन अवक्षेपण, मतलब इसी को दूसरे शब्द में क्या कहा जाता है, इसी को दूसरे शब्द में वर्षा या फिर वर्षण कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 आपके स्क्रीन पर, ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए सड़कों और औद्योगिक क्षेत्रों के किनारे कतारबद्ध तरीके से पेड़ लगाने की तकनीक को क्या कहा जाता है? आंसर करें। व्हाट इज द टेक्निक ऑफ प्लांटिंग रो ऑफ द ट्रीज अलोंग रोड्स एंड इंडस्ट्रियल एरियाज टू कंट्रोल नॉइस पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन कॉल्ड? ग्रीन मफलर कहते हैं, ग्रीन बेल्ट कहते हैं, इको बैरियर कहते हैं, या फिर बायो फिल्टर कहते हैं। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सभी लोग कमेंट करके यस आंसर करें। चलिए, तो सबसे पहले जवाब आने लगा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? तो इसका सही जवाब ग्रीन मफलर हो जाएगा। क्या दोस्तों? ग्रीन मफलर हो जाएगा। जहां भी हम देखते हैं ध्वनि प्रदूषण, तो इसका मापन किसमें किया जाता है? तो इसका मापन किया जाता है क्या? डेसिबल में। किसमें किया जाता है? डेसिबल में। सामान्यतः क्या याद रखना दोस्तों, सामान्यतः 80 से 90 डेसिबल का शोर क्या कहलाता है? वह कहलाता है क्या? ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। ठीक है ना, क्या कहलाता है? ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। चलिए, एक प्रश्न मैं आपको यहां पर लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? हाँ लिखिए, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कौन सा है या कब आया? आपको बताना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा 1985 में, बी वाला हो जाएगा 1974 में, सी वाला हो जाएगा 1981 में, और डी वाला हो जाएगा मारेंगे अभी तो गिरा के 2002 में। चलिए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम किसमें शामिल है या कौन सा है, या कौन सा है? बताइए सही जवाब, आंसर करें। चलिए, सभी लोग आंसर करें, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कल। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जरूर बताइएगा ये क्लास और मेरा प्रयास कैसा लगा, और इसका सही जवाब अगर आपको नहीं पता है तो क्या हो जाएगा? 1981 हो जाएगा। ठीक है ना। तो आज के प्रश्न और आज के क्लास के बारे में आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। जब ये क्लास खत्म हो जाएगी तो कमेंट बॉक्स में, जिन लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग जाइए और प्लीज इस सेशन को लाइक कर दीजिए। आपके लिए एक विशेष सूचना यह है कि कल शाम 4 बजे, कोई ऐसी घोषणा नहीं है, आपके लिए सकारात्मक पॉजिटिव है। कल शाम 4 बजे क्या होने वाला है? महा मैराथन आ गई है संस्कृत की। तो इसी चैनल पर कल शाम 4 बजे संस्कृत की मैराथन लग गई है। तो आदरणीय मार्तंड सर कल लेकर आएंगे संस्कृत की मैराथन, और आप सभी लोग उस क्लास का एंजॉय करिएगा। ठीक है ना। बाकी उसके बाद आगे की मैराथन शेड्यूल हो गई है, सारी मैराथन आपको धीरे धीरे देखने को मिलेगी। ठीक है, सेशन को लाइक कर दीजिएगा और मिलते हैं हम लोग कल शाम। चलेगी मेरी क्लास? चलनी चाहिए। चलिए देखते हैं, मैराथन की क्लास होगी तो कल शायद मैं छुट्टी पर रहूं, तो लेकिन अगर मैं छुट्टी पर हूं, क्लास नहीं चल रही है, तब भी याद रखिएगा कि आपके लिए काम हो रहा है, मैं काम कर रहा हूं। ठीक है, चलिए, थैंक यू एवरीवन।